So shall we start? तो अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो बिजनेस लॉ का जो पार्ट है वो बेसिकली मैं यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। आज हम लोग इसको कैरी ऑन करने वाले हैं। तो सीए में आपका जो सेगमेंट है बेसिकली वो 60+40 का है, यू नो वेरी वेल। एंड 60 में हम किसकी बात करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस लॉस। एंड जो रिमेनिंग आपका 40 है वो किसके रिगार्डिंग रखा गया, दैट इज ऑफ यू कैन सी द बीसीआर। तो बेसिकली इट्स ए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग एथिक, ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। एंड मेरा जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस लॉ। तो बेसिकली हम लोगों को यदि यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल यदि मैं सिनेरियो की बात करता हूँ बिजनेस लॉ की, हाँ जी, यस प्लीज। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा मैं करवाता हूँ, जस्ट मिनट। कोई नहीं, अभी इसको करते हैं। तो बेसिकली अब जब हम लोग लॉ की बात करते हैं तो एज वी नो दैट द टर्म लॉ इटसेल्फ इंक्लूड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स जो किस में इंक्लूड किया जाता है, आपका लॉ में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जो बेसिकली पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट द एक्ट। तो हम एक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करने वाले बात करेंगे। तो नाउ इज इट विजिबल। तो चलिए, तो अब बेसिकली यहाँ पे तो अब जो यहाँ पे बेसिकली मैंने बिजनेस लॉ का सेगमेंट लिखा है, तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। हम लोगों को अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझना है कि सर जब हम लोग लॉ की बात करते हैं तो लॉ में जो एक्ट है तो उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कंसिडर करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। और एक्ट में हम लोग बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, वी हैव अ नंबर ऑफ सेक्शंस। तो बेसिकली जब आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो, जैसे बिजनेस लॉ में हमारे पास यदि मैं नंबर ऑफ एक्ट की बात करूं तो वी हैव हाउ नंबर ऑफ एक्ट। सो फर्स्ट इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड ये बनाया गया किस ईयर में, 1872 में बनाया गया। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड वन, इट्स बेसिकली इट्स अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। And if I'm talking about the number of years, it's basically 1930. And then we have Indian Partnership Act. Everybody में point? तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज ऑल अबाउट इंडियन पार्टनरशिप, और ये आपके ईयर की यदि मैं बात करता हूँ इट्स बेसिकली 1932। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट यदि बात की जाए तो वी हैव लिमिटेड liability partnership act, and it's 2008. And then last one we have a companies act 2013, क्योंकि initially it was companies act 1956, बट आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, अब जो हम लोग बात करते हैं सॉल्व फॉर द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये सब एक कंप्लीट आपका एक्ट है जो अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड है, लेकिन हर एक्ट में हम बात करते हैं सेक्शंस की। तो जब आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट, तो जब हम किसी भी एक्ट की बात करते हैं तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, तो हर एक्ट में हम किसकी बात करेंगे, वी हैव अ नंबर ऑफ सेक्शंस। तो जब हम लोग मान लेते हैं बेसिकली मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूँ, तो
तो ऑल्दो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन मैंने जैसे मान लो कंपनीज एक्ट 2013 की बात, तो कंपनीज एक्ट 2013 में नंबर ऑफ हम किसकी बात करते हैं? सेक्शंस। तो सर ये सेक्शंस है क्या? बेसिकली एक एक्ट को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक एक पार्ट एक स्पेसिफिक सेगमेंट से रिलेटेड होता है। तो उस स्पेसिफिक सेगमेंट को हम स्मॉल पार्ट में जो डिवाइड करें उसी को नाम क्या दिया जाएगा? देन इट इज सेड टू बी सेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, कई बार आपको सेक्शन का भी आगे सब पार्ट मिलने वाला है, एंड जब सेक्शन के भी सब पार्ट मिलेगा तो वहां पे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ सब सेक्शन, नंबर ऑफ सब सेक्शंस। एंड फिर कई बार ऐसा होगा कि नंबर ऑफ सब सेक्शंस को भी डिवाइड करके रखा गया, कोई जिसको नाम क्या देने वाला है? नंबर ऑफ क्लॉजेस। क्या नाम दिया जाएगा इसको? एंड फिर हो सकता है क्लॉज का भी सेगमेंट हो तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? नंबर ऑफ सब क्लॉजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एक बात याद रखना, सेक्शंस तो कंफर्म है होना ही होना है, सबसेक्शन होगा या नहीं होगा, क्लॉज होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। इसका मतलब है कि देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ सेक्शंस में सबसेक्शंस भी हो, कुछ सेक्शंस में सेक्शन के साथ सबसेक्शन के साथ क्लॉज भी हो, और कुछ में हो सकता है उसके साथ सब क्लॉज भी रखा जाए। दिस कैन बी पॉसिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब हम किसी भी एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन कभी भी यदि स्टार्ट होगा तो इट्स ऑलवेज फ्रॉम सेक्शन नंबर 1। कोई भी एक्ट आप उठाएंगे, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि सर वहां पे सेक्शन नंबर 200 और 300 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि किसी भी चीज को हम यदि कमेंट्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग की बात करते हैं, इट्स ऑलवेज फ्रॉम 1। यदि हम नंबर्स की बात करते हैं तो स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? इट्स ऑलवेज फ्रॉम 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो आज हम लोग सबसे पहले यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर सेक्शन 1 और सेक्शन 2, क्योंकि जितने भी आप एक्ट पढ़ोगे पूरे इंडिया में, उन सभी एक्ट में जो आज मैं सेक्शन 1 और 2 का पर्पस बताने वाला हूं, जो ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, वो क्या रहेगा? दैट विल रिमेन सेम। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बेसिकली हर सेक्शन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट? सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2। और हमें इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी किसका देखना है? सेक्शन 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव देखना। और जो ऑब्जेक्टिव में यहां पे आज डिस्कस करने वाला हूं, जितने भी आप एक्ट पढ़ोगे, हर एक्ट में ऑलमोस्ट वो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला? दैट विल रिमेन सेम। तो एक बार हमें इन दोनों सेक्शन का ऑब्जेक्टिव समझ लेना है, एंड पूरी लाइफ टाइम तक हर एक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव क्या देखना है? सेम देखना है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन 1। अब मैं सेक्शन 1 किसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जितने भी एक्ट हैं उन सब में सेक्शन 1 का पर्पस क्या होता है। चाहे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चाहे हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे, चाहे हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, चाहे हम कंपनीज एक्ट की बात करें, एंड इवन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो सब में सेक्शन 1 जो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस लॉ मेकर का क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट। तो अब मैं यहां पे सेक्शन 1 की शुरुआत करने वाला हूं, और मैं स्टार्ट करूंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 1। तो हियर वी हैव अ टॉपिक, तो आप लोगों को भी नोट करना है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 की मैं इंटरप्रिटेशन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 1 हम किसी भी एक्ट में यदि पढ़े, तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, तो भाई हर एक्ट में सेक्शन 1 आपके 3 स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करता है इन जनरल। तो आप चाहे कोई भी एक्ट पढ़ो, सेक्शन 1 में जो मैं यहां पे 3 स्पेसिफिक टर्म लिखने वाला हूं, वही बात हर एक्ट में हम देखने वाले हैं। 3 तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है और कुछ ऐड हो जाए, बट मैं किसकी बात करने वाला हूं? ये जो 3 स्पेसिफिक में सेगमेंट की बात करूंगा। तो सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट में सबसे पहले बात करते हैं किसकी? शॉर्ट टाइटल।
उसके बाद नेक्स्ट में बात किसकी करते हैं वो, देन वी हैव अ कमेंसमेंट, एंड देन थर्ड सेगमेंट की बात करूं तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सटेंट। तो ये तीन स्पेसिफिक आपको वर्ड देखने वाले। तो अल्टीमेटली जब हम सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें ये तीन बातें आपको देखने वाला है। व्हाट अबाउट द नंबर 1, इट्स अ शॉर्ट टाइटल, नंबर 2 कमेंसमेंट एंड नंबर 3 एक्सटेंट। तो सर ये तीनों का मतलब क्या है? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कोई भी मूवी की बात करते हैं, जब आप कोई मूवी देखते हो तो वो तो हर मूवी का अपना क्या होता है, एक नाम होता है, हर मूवी का अपना एक डेट होता है जिस दिन वो क्या होगा, रिलीज किया जाता है। तो ऐसे ही हर लॉ का, हर एक्ट का अपना एक नाम होता है और हर लॉ के लिए एक डेट फिक्स होता है जिस दिन वो हमारे ऊपर क्या होता है, लागू। तो दैट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। तो जिस दिन वो हम सब लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। ये देखो बंद हो गया। हाँ, तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट, एंड लेट्स बिगिन विद अ पार्ट। तो सबसे पहले वाले सेगमेंट में यहां पे लिखना है इट मींस नेम ऑफ द एक्ट। तो यहां पे किसकी बात करते हैं, किसी भी एक्ट का जो नाम है उसी को हम क्या बोलेंगे, आज से शॉर्ट टाइटल बोलने वाले। क्या बोलने वाले? तो बताओ जितने भी एक्ट बनाए जाएंगे सबका अपना एक नाम होगा, नहीं होगा? जैसे एक बाबू तो हम बात करते हैं एक एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं तो उसका नाम क्या हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर हम एक बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, सर एक एक्ट जो किससे डील करता है, सेल ऑफ गुड्स से, तो उसका नाम क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर एक एक्ट ऐसा है जो किससे डील करता है, कंपनी से, तो उसका नाम क्या हो गया, वी हैव अ कंपनीज एक्ट। रिपीटिंग में पॉइंट, जब आप आगे नेक्स्ट लेवल पे आप आओगे, इंटर पे आओगे, तो आप पढ़ेंगे टैक्स से रिलेटेड एक लॉ जिसका नाम क्या, इनकम टैक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि सर हर एक पर्टिकुलर एक्ट का अपना एक स्पेसिफिक नेम होने वाला है और उसी नेम को सेक्शन नंबर 1 में रखा जाता है और उसी को हम क्या नाम देते हैं, देन इट इज सेड टू बी शॉर्ट टाइटल। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो वो शॉर्ट टाइटल बन गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। तो भाई हर एक्ट की हम बात करते हैं डेट की, तो कमेंसमेंट इसका मतलब है इट मींस द डेट ऑन एंड फ्रॉम विच the act become applicable। और ब्रैकेट में लिखना दैट इज इफेक्टिव डेट। तो इसको इवन हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, इफेक्टिव डेट बोला जाता है। लेट्स इफ वी टेक एन एग्जांपल। तो यहां पे यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट सेगमेंट की मैं बात करता हूं। हम लोग जो एक्ट की शुरुआत करेंगे उस एक्ट का नाम क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट्स 1872 और हम लोग इन ब्रीफ इसको ICA 1872 भी आज से क्या करने वाले, बोलने वाले। तो वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो दिस विल बी नोन एज शॉर्ट टाइटल। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, शॉर्ट टाइटल। अभी वो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी डेट से तो इफेक्टिव हुआ होगा। अच्छा, इसमें अभी ईयर तो साफ दिख रहे हैं कि सर ये किस ईयर में बनाया गया, 1870, लेकिन उस ईयर में किस डेट से हमारे ऊपर वो क्या हो गया, एप्लीकेबल हो। तो आई एम टॉक अबाउट द डेट। तो यहां पे हम उसके एग्जांपल लिख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, इट्स 1872। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या 1 सितंबर को ये लॉ अप्लाई हुआ होगा? क्या फर्स्ट की बात करेंगे या फिर सेकंड ऑनवर्ड्स अप्लाई होगा? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि वर्ड लिखा है फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, मतलब बेसिकली 1 सितंबर। तो क्या ये 1 सितंबर को ये अप्लाई करने की बात हम लोग करेंगे या फिर उसके बाद सेकंड ऑनवर्ड्स होगा? आर यू श्योर अबाउट इट? सॉरी, नहीं, एक्चुअली एक बात याद रखना, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए वर्किंग डे और नॉन वर्किंग डे नहीं देखा जाता। तो चाहे वो वर्किंग हो या फिर ना हो, गवर्नमेंट ने यदि डेट फिक्स कर दिया उसी डेट से अप्लाई हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे वो वर्किंग हो या फिर ना हो, हमें उससे मतलब नहीं। अब ये बताओ इसका समझने का तरीका देखो क्या।
एब्सोल्युटली, एक्ट पहले बन जाते हैं, फिर हम एक डेट फिक्स करते हैं जिस दिन उसको पब्लिश किया जाता है, जिस दिन उसको नोटिफाई किया जाता है, और जब वो नोटिफाई हो जाता है तो उसके बाद वो एक्ट क्या हो जाएगा, सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब उस दिन से हम लोगों को फॉलो, और इसीलिए मैंने शायद यहां पे लिखा है ऑन एंड फ्रॉम। एंड ऑन एंड फ्रॉम का मतलब क्या है, द डे इटसेल्फ इंक्लूडेड ओवर देयर। इसका मतलब 1 सितंबर को भी वहां पे कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर जब हम इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 सितंबर को भी एक्ट क्या हो गया था, अप्लाई हो गया था। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सर 2 ऑनवर्ड्स अप्लाई हुआ, क्योंकि वर्ड लिखे ऑन एंड फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाई द 1 सितंबर इटसेल्फ इंक्लूडेड ओवर देयर, तो उसको भी इंक्लूड किया गया था वहां पे। समझ में आ गया, क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। और अभी तक ये एक्ट हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग अभी तक ये एक्ट डिलीट नहीं किया गया, रिप्लेस नहीं किया गया। देखो कोई भी एक्ट तब तक हम लोग फॉलो करेंगे जब तक उसको रिप्लेस किसी नए एक्ट से ना किया जाए। जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट 1956 तब तक फॉलो करते रहे जब तक नया एक्ट नहीं आ गया। फिर 2013 में क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो पुराना कंपनीज एक्ट था वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। तो जब कोई भी पुराना एक्ट नए एक्ट से हम लोग रिप्लेस करते हैं तो उसको रिपील बोला जाता है। उसको क्या नाम देते हैं, रिपील, विच इज नॉन एज रिप्लेसमेंट। तो जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, रिप्लेसमेंट बोलते हैं, और लॉ में उसी को रिपील भी बोला जाता है। सो दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। बट यहाँ पे क्लियर आप लोगों को पिक्चर। तो दो बातें यहाँ पे हमने पढ़ी सर, एक में हमने बात की शॉर्ट टाइटल की, और दूसरे में हमने बात किसकी की, कमेंसमेंट। एंड द कमेंसमेंट हियर मींस इफेक्टिव डेट, कि जिस दिन से ये लॉ हमारे ऊपर लागू हुआ। नाउ वी हैव अ थर्ड सेगमेंट। तो हाँ जी, एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली देखो लॉ तो हमेशा इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, द टर्म लॉ इंक्लूड एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो इसका मतलब है रिपील किसका होगा, लॉ का नहीं होगा, लॉ तो इंटैक्ट हमेशा रहने वाला है। तो इसका मतलब रिप्लेस किसको करते हैं, जो एक्ट है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, और जब एग्जिस्टिंग एक्ट में ही कुछ बदलाव किया जाता है, मतलब लॉ को चेंज नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली पूरा रिप्लेस नहीं करते एक्ट को, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉ में, एक्ट में हम कुछ चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, अमेंडमेंट्स बोला जाता है। गॉट इट? तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटेंड। तो एक्सटेंड में यहां पे इट मींस द एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो इसका मतलब है यहां पे हम बात करें, दैट इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, और ये एरिया जो है दैट इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल। अब मैं यदि बात करूं तो बेसिकली आज हम लोग यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे, अच्छा इसको एक और नाम देते हैं, तो इसको यहां पे दैट इज आल्सो नोन एज, ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पे, ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई आपका जो दायरा है, जो इस एक्ट का दायरा है, वो कहां तक होने वाला है। तो क्या ये होल ऑफ इंडिया रहेगा, या फिर हम किसी स्टेट को एक्सक्लूड करने वाले हैं। तो ये बताओ कि अब अल्टीमेटली एक्ट कहां तक ये क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है। तो यदि मैं एग्जांपल के तौर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दे दूं, तो यहां पे लिखना है होल ऑफ इंडिया। तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल। तो होल ऑफ इंडिया किसकी बात करते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICA 1872। हाँ, लेकिन अब इसमें एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से यहां पे कन्वे कर देता हूं। बेसिकली 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको एबॉलिश किया। तो उसका मेजर जो सेगमेंट था, बेसिकली हम उसको क्या करें, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया। पहली बात, आर्टिकल 370 था किसके लिए, बेसिकली आर्टिकल 370 इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था। और आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रिविलेज और एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। और 2019 से पहले यहां पे जो मैंने होल ऑफ इंडिया वर्ड लिखा है, तो वो क्या लिखा होता था, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने
बेसिकली उस एलिमेंट को क्या किया, यहां से हटा दिया। और उस एलिमेंट को हटाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का जो एलिमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 370, तो उसको एबॉलिश किया। और जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो खत्म हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट, पहले वो स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2019 के बाद उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये आज दो नए यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। लेकिन 2019 में जब तक वो एबॉलिश नहीं हुआ था आर्टिकल 370 का सेगमेंट, तब तक वो क्या था, स्टेट था, और वो भी उसको स्पेशल प्रिविलेज देते थे। और यू जस्ट इमेजिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट ये है, क्या इंडिया में रहने के बाद भी, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट होने के बाद भी, कैन इमेजिन वहां पे जो लोग रहते थे उनको डुअल सिटीजनशिप रखना पड़ता था, एक कंट्री एज अ होल का और एक उसका जम्मू एंड कश्मीर का। तो दिस इज यूनिक सेगमेंट। 2019 से पहले भारत का अपना संविधान हुआ करता था और जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान होता था, विच मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2019 से पहले हम में से कोई जम्मू एंड कश्मीर में लैंड नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इमेजिन करो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस का, एक स्पेशल प्रिविलेज का जो सेगमेंट था, वो फाइनली क्या किया गया, उसको हटाया गया। और जैसे हम अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर को यहां पे रखा गया। आर्गुमेंट में पॉइंट, तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर को अब जैसे अदर स्टेट के लिए होता है ट्रीटमेंट, वैसे ही सेम आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। तो अब जितने भी लॉ थे, जितने भी एक्ट, जो आपका स्पेसिफिक वर्ड क्या लिखा था, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो पूरा सेगमेंट क्या कर दिया गया, हट गया, और हर जगह पे वर्ड क्या रख गया, होल ऑफ इंडिया। तो अब जितने भी एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर पे क्या होंगे, अप्लाई होने वाले, और जितने भी नए लॉ बनेंगे, जितने भी नए एक्ट बनने वाले, वो भी जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होंगे। तो अब यहां पे कोई होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग और एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं करने वाले। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? तो ये हम बात किसकी कर रहे थे, सेक्शन नंबर 1 का पर्पस। तो सेक्शन नंबर 1 का जो पहला जो सेगमेंट आपका जो पर्पस की मैं बात कर रहा था, वो ये रहेगा। तो आप चाहे कंपनीज एक्ट पढ़ो, चाहे आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ो, चाहे आप आगे फ्यूचर में इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, हर जगह पे सेक्शन 1 में हम सबसे पहले इन 3 बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट, शॉर्ट टाइटल, नंबर 2 कमेंसमेंट, एंड नंबर 3 एक्सटेंड। सो दैट इज ऑल अबाउट द नेम, then we have effective date, and then we have jurisdiction। तो ये 3 आपको स्पेसिफिक सेगमेंट आज के बाद स्टेट ऑफ माइंड में रिटेन रखना है, और पूरी लाइफ के लिए सेक्शन 1 का पर्पस हमेशा यही होने वाला है। तो नाउ इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? सेक्शन नंबर 1 समझ में आ गया, क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में, तो जो लाइव है उनको भी समझ में आ गया होगा, मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, अगले सेगमेंट पे। तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट, एंड विच इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 2। तो दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है अभी पढ़ाने का, वो कौन सा रहेगा, सेक्शन नंबर 2 रहेगा। और फिर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की मैं बात करने वाला हूं, जो हमें आगे क्या करना है, फर्दर कंटिन्यू करने वाला है। वैसे ऑल द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 1 हमने पढ़ लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 1 मैंने पढ़ा दिया, और वो कैसे, एक बार तो सब में मैंने एग्जांपल किसके दिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब उसका शॉर्ट टाइटल ऑलरेडी आ गया, कमेंसमेंट ऑलरेडी आ चुका है, एंड देन वी हैव अगेन थर्ड सेगमेंट, और वो भी आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2। तो लेट्स बिगिन विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 2। तो अब हम लोग यहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 2 की बात करने वाले। तो सेक्शन नंबर 2 always consist of definition of various words which are going to be repeat again and again in the act।
पहले आप लोगों को यहाँ पे नोट कर लेना है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सर सेक्शन नंबर जब 2 की बात करेंगे तो 2 में हमेशा किसकी बात करने वाले, डेफिनेशन की। और वो डेफिनेशन किसका होगा, बहुत सारे वर्ड्स के होने वाले, और वो वर्ड इस एक्ट में क्या होने वाला है, वो रिपीट होने वाला है कई बार। तो अभी इसका पूरा डिटेल इंटरप्रिटेशन भी आपको यहां पे देने वाला है। तो इसका मतलब है जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि सर सेक्शन 2 में ना सिर्फ हम अलग अलग शब्दों के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि अलग अलग वर्ड्स होने वाले और उस वर्ड्स का मतलब क्या होगा। तो वो मतलब, वो जो डेफिनेशन है उसका जो बेसिकली उसका जो मीनिंग होगा वो कहां रखा गया होगा, सेक्शन नंबर 2 में रखा गया। तो 2 में क्या ये बोल सकते हैं सर 2 इज नथिंग, 2 एक लिस्ट है। 2 एक्चुअली क्या है, लिस्ट, और इट्स लिस्ट ऑफ वर्ड्स एब्सोल्युटली। और उन सभी वर्ड को वहां पे क्या किया गया, उसको डिफाइन किया गया जो बार बार रिपीट। एक बात तो मैं आपसे एक सिंपल सा एक ऑर्डिनरी टर्म में मैं जानना चाहता हूं। मान लो एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर मैं मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करता हूं गुड्स, कौन सा वर्ड आ गया, और या फिर मैं बात करता हूं कंपनीज एक्ट में वर्ड कंपनी। तो एक बाबू तो ये जो वर्ड कंपनी या फिर ये गुड्स या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या लगता है ये पूरे एक्ट में एक ही बार आएगा या नंबर ऑफ टाइम आ सकता है? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो नंबर ऑफ टाइम आएगा। तो ये बताओ उस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड के बारे में उसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या उस वर्ड का यदि मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग पूरे एक्ट में हर जगह यदि इन जनरल सेम है, हर जगह पे मतलब उसका क्या है, सेम, तो क्या आपको लगता है कि उसको बार बार डिफाइन करना बेटर है या फिर एक प्लेस पे डिफाइन करना बेटर रहेगा? इट्स ओनली एट वन प्लेस, यस और नो? यू जस्ट टेल मी वन थिंग, जब बार बार उसका मीनिंग सेम आ रहा है, उसका मतलब भी सेम है, तो क्यों अननेसेसरी का बार बार उसको डिफाइन करो? इसलिए बेटर क्या करो, एक लिस्ट बनाओ और उसी लिस्ट में हम क्या करेंगे, उन सभी वर्ड को लिख देंगे। और वो कौन से वर्ड को लिखने वाले, जो बार बार एक्ट में क्या हो जाएगा, रिपीट होगा। और उस वर्ड का हर जगह पे मीनिंग यदि सेम है तो उसका लिस्ट बना के एक ही जगह पे उसका मीनिंग रख दिया जाएगा। और जहां पे ये मीनिंग रखा गया है, जहां पे इसको डिफाइन किया गया है, उसको एक नंबर दिया गया, और नंबर कौन सा है, 2। तो उसको क्या बोला गया, सेक्शन नंबर 2। तो सेक्शन नंबर 2 इज नथिंग, सेक्शन नंबर 2 एक लिस्ट है, और वो लिस्ट किसके है, बहुत सारे वर्ड्स के, और उन सभी वर्ड का वहां पे क्या रखा गया, उसका डेफिनेशन रखा गया। तो अब उसका कहीं पे भी पूरे एक्ट में जितनी बार आप उस वर्ड को पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग आपको कहां से देखना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 2 से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। एवरीबॉडी में पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक तरह से रूटीन एस्पेक्ट में आ रहा है। तो सेक्शन नंबर 2 इज नथिंग, तो 2 में हम किसके रिगार्डिंग बात करते हैं, लिस्ट ऑफ द वर्ड्स, और उन सभी वर्ड को वहां पे क्या किया गया, उसको डिफाइन किया गया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है पॉइंट यहां पे? अच्छा, अब लेकिन एक बात बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, जब एक वर्ड मान लेते हैं 30 टाइम्स या 100 टाइम्स रिपीट हुआ और 100 टाइम उसका मीनिंग क्या है, सेम, तो ऐसे वर्ड का जो मीनिंग एक प्लेस पे आप रखने वाले, तो क्या वो स्पेशल मीनिंग बनेगा, ऑर्डिनरी मीनिंग माना जाएगा? यदि उसका 100 टाइम्स वो वर्ड आ रहा है लेकिन 100 टाइम उसका मीनिंग यदि सेम आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, तो क्या उस मीनिंग को हम ऑर्डिनरी और कॉमन मीनिंग बोलेंगे या फिर स्पेशल मीनिंग माना जाएगा? इट्स ऑलवेज ऑर्डिनरी, क्योंकि सर जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं तब भी मीनिंग सेम है और 100 टाइम पढ़ूंगा तब भी उसका मीनिंग सेम रहेगा, तो इसका मतलब उसकी मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी बन गया। इसलिए वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी बन गया। जैसे एक बात बताओ, मान लो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कम से कम 100-200 लोगों का नाम यदि सेम मिलता है, तो हमें क्या लगता है, यार ये बहुत कॉमन नाम है, ये तो बहुत ऑर्डिनरी है, तो हमें कहीं ना कहीं नाम अलग सोचना है, क्योंकि आज के टाइम में हर पेरेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके बच्चों का नाम बिल्कुल क्या होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। वो सेलिब्रिटी के ऊपर अब कोई नाम नहीं रखते, क्योंकि पहले वो सेलिब्रिटी पे नाम रखा जाता था। तो जैसे धर्मेंद्र हो गया, जितेंद्र हो गया, पहले ऐसे लोग मिलते थे, ऐसा ही नाम होता था, लेकिन अभी क्या है, वो यूनिक। अच्छा, आजकल तो और एक ट्रेंड है कि हस्बैंड और वाइफ का जो नाम होता है उसको वर्ड मिक्स करके नाम रखा जाता है। यस और नो? मेरे बेटे का भी नाम ऐसा ही है, विराज, क्योंकि मेरा नाम राजीव है और मेरे वाइफ का नाम दिव्या, तो दोनों में ढूंढा गया वर्ड। मैंने कहा शाबाश, इतना टाइम है, इसे कहते हैं नो डाउट इंडिया में टाइम बहुत है हमारे पास। तो मेरे साथ वाले घर वालों ने बड़ा सोचा क्या नाम रखा जाए, तो बोला विराज नाम से ये, उसमें दोनों का वर्ड आ गया। और अभी मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उसकी डॉटर हुई, तो सेम सिचुएशन उसके साथ हुआ है।
क्योंकि उसका नाम अभिनव है और उसकी वाइफ का नाम मेघना है, तो दोनों को सोचा गया नाम, तो उसका नाम रखा गया अमायरा। मैंने कहा ये हुई ना बात। तो इसका मतलब है इतना टैलेंट है हमारे पास, मतलब सोचो इतना जबरदस्त टैलेंट है, बट पढ़ने के लिए नहीं, जो प्रोडक्टिव है उसके लिए नहीं, अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए दिमाग हमारा ज्यादा चलते हैं, तो अनप्रोडक्टिव के लिए एक्चुअली ज्यादा चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सीरियल रात में देखेंगे, पूरा दिन डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा पता है उसका वो नागिन आई थी आज उसको काट लिया उसने, कल फिर आएगी वो, यही चलता है। और एकता कपूर ने तो पूरा सीरियल ही खत्म कर रखा है, पूरे लोगों को जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वो पता नहीं कब किसका तलाक करवा दे, कब किसकी शादी करवा दे, सिचुएशन ये होता है। और आप लोग देखते हो सीरियल, नहीं देखते हो? नहीं, पक्का ऐसा देखना मत, नहीं तो नो डाउट लाइफ खत्म है, बिल्कुल तबाह और बर्बाद। तो घर में भी आप कहोगे कौन है कौन है कौन है, ऐसे चलेगा फिर घर में 100% मैं बता रहा हूँ, हर एक। अच्छा क्राइम पेट्रोल तो नहीं देखते आप लोग? नहीं तो फिर घर में भी ऐसे कौन, ऐसे बिल्कुल सीरियस मोड पे आप घूमोगे, कंफर्म है। तो क्राइम पेट्रोल देख लिया तो अलग लाइफ खत्म हो जाएगा, तो सीआईडी देख लिया तो फिर वहां पे भी अलग है, इन्वेस्टिगेशन करते रहोगे पूरे घर में। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो मैं भी टीवी देखता हूँ जब मौका मिलता है, तो ऑलवेज यू कैन से द न्यूज चैनल हो गया तो थोड़ा बहुत देखते हैं अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप सबको पता है, अगेन डे टू डे लाइफ में एक बिहार में, हरियाणा में और ऐसी जगह पे बहुत स्ट्राइक हो रहे हैं कल से, एंड बिकॉज ऑफ वो आर्मी में कुछ वैकेंसी का सिनेरियो है, 4 years का कुछ लिमिटेशन का है ना, तो इसकी वजह से कुछ स्ट्राइक हो गया, ट्रेन वगैरह में आग लगा दी लोगों ने। अच्छा लोगों को एक चीज सबसे बेस्ट लगता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें आग लगा दी। अच्छा एक बात तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था किसके लिए? वो हमारे लिए था, लेकिन हमने क्या करते उसको आग लगा दिया, तो अल्टीमेटली हमारा टैक्स का पैसा वेस्ट हो गया ना। तो लेकिन यही तो है, कॉमन सेंस नहीं है हमारे पास, तो वी ऑल आर नॉनसेंस। तो हम लोग नो डाउट वैसी हरकतें करते हैं। हमें ये समझना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी और का नहीं, वो हमारी है, बट स्टिल प्राउड टू बी नेशन। तो हमें लगता है वो गवर्नमेंट का पैसा, आग लगाओ क्या फर्क पड़ता है? अरे गवर्नमेंट का पैसा वो घर से थोड़ा लेके आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का पैसा क्या है? एक बाबू तो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वही तो गवर्नमेंट का पैसा है, बट कोई नहीं, चलता है ऐसे। और कल ऐसे 2-3 ट्रेन में आग लगा दी वहां पे बिहार में। बिहार में एक्चुअली ऐसे ही हुआ है, 2-3 ट्रेन में उन्होंने आग लगा दी। तो जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, बट कोई बात नहीं। हाँ, तो बैक टू द पेविलियन, वापस से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 में अब हम लोग अगले एलिमेंट की बात करते हैं। अच्छा मूवी वगैरह तो देखते होगे आप लोग, नो डाउट अबाउट इट, कंफर्म सारी मूवी देखते हो, कोई ऐसा है नहीं? अच्छा मैं वैसे आजकल प्रेफर करता हूँ साउथ इंडियन, बॉलीवुड में तो कुछ रखा ही नहीं है ना। बॉलीवुड में तो सारा रीमेक बनता है, और वो सलमान खान सिटी मार मारते रहता है हमेशा। तो आई रियली प्रेफर साउथ इंडियन। अच्छा अभी तो सिनेरियो ऐसा हो गया, कुछ मूवी ऐसे साउथ की आती है जिसको मैं साउथ लैंग्वेज में देख लेता हूँ, वो सब टाइटल आता है ना नीचे, उसको पढ़ के, क्योंकि वो क्रेज होता है ना बहुत ज्यादा। तो अभी रिसेंटली याद हो KGF, तो वो तो मैंने नो डाउट थिएटर में जाके देखा था। अभी फर्स्ट मैंने घर पे देखा, तो वहां से दिमाग में हो गया कि ये मूवी बड़ी अच्छी है, तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट मैंने कहा पहले दिन ही जाके देखूंगा मैं। तो अल्टीमेटली मैं देख के आया था। और कुछ सीरीज में बड़ा मजा आता है देखने में। एक हर्षद मेहता स्कैम आया था, तो दैट वाज अमेजिंग। तो मैं एक्चुअली पूरी रात बैठ कर पूरी सीरीज देखी थी, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी था, क्योंकि मैं सेबी एक्ट पढ़ाता हूँ सिक्योरिटी लॉ में, जो सिक्योरिटी लॉ है CA फाइनल में भी अभी एट प्रेजेंट। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्या मेरे माइंड में डेवलप हुआ कि एक्चुअली वो स्कैम कैसे हुआ था, क्या सिनेरियो था, दैट वाज रियली अमेजिंग। तो इसका मतलब हमें टीवी देखना चाहिए, हमें मूवी देखना चाहिए, लेकिन वो चीज देखना चाहिए जो हमारे लिए क्या है, जो प्रोटेक्टिव है, क्योंकि वो आपको पता है नॉलेज और ज्यादा बेटर कर देते हैं। क्योंकि रीजन बीइंग जब हम किसी चीज को विजुअल और उसको ऑडियो एस्पेक्ट देखते हैं तो शायद वो और ज्यादा हमें रिटेन मिलता है, और हम उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डे टू डे लाइफ ही कनेक्ट होने वाला है, और मैं पूरे सेगमेंट में आपको डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देने वाला हूं। आप ये बताओ, हम डेली यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए, तो डोंट यू थिंक देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब आप कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं, अगेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। आप बिजनेस करना चाहते, कंपनी बनाना चाहते थे, वो तो कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा। आप पार्टनरशिप बनाना चाहते थे, वो तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब है लॉ इट्स ए डे टू डे लाइफ पार्ट, एंड इट्स नॉट ए जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स बेसिकली हमारे लाइफ का एक सेगमेंट है, जिसको हमें पता होना चाहिए। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसा प्रोफेशन कर रहे हैं जहां हमें लॉ पढ़ना पड़। एंड आप सब लोग लकी हो, नो डाउट इतने सारे आप कॉर्पोरेट लॉस पढ़ेंगे जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि हमारा करियर यहां से एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। और जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो दैट इज नॉट बेसिकली फॉर द डिग्री, इट्स बेसिकली फॉर रियल लाइफ। क्लियर? तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब आज के बाद जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, तो इसका मतलब है डेफिनेशन अंडर सेक्शन, इसको अंडर सेक्शन बोलते हैं यहां पे 2 इज सेड टू बी। तो आज से हम उसको बोलेंगे यहां पे
जनरल ऑब्लिक ऑर्डिनरी ऑब्लिक कॉमन डेफिनेशन। तो आज से सेक्शन 2 में जितने भी वर्ड हम लोग देखने वाले हैं तो उन सबको हम यहां पे किस तरीके के डेफिनेशन कंसीडर करने वाले हैं? इट्स जनरल, ऑर्डिनरी और कॉमन डेफिनेशन। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? अब मैं यहां पे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स में कोट करने वाला हूं और उस एग्जांपल में आपको ये बताना है कि सर सेक्शन 2 की डेफिनेशन को लेंगे या फिर किसी और डेफिनेशन को लिया जाएगा, एंड फिर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेगमेंट को फिर कैरी ऑन करने वाले हैं। तो शैल वी स्टार्ट फर्दर? नोटिंग हो गया आप लोगों की? चलिए, तो स्टार्ट विद एग्जांपल। इसी में आगे मैं एक्सटेंड करके एग्जांपल यहां पे लेने वाला हूं। चलिए, स्टार्ट विद एग्जांपल। तो बेसिकली अलग अलग सिचुएशन यहां पे मैं कोट कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड प्लीज एक बात याद रखना, सेक्शन नंबर 2 में 2 के बाद सबसेक्शन कभी नहीं पढ़ा जाता। सेक्शन नंबर 2 में 2 के बाद हमेशा क्या पढ़ा जाता है? क्लॉज पढ़ता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। क्योंकि सेक्शन 2 किसकी बात करता है? अलग अलग वर्ड्स को एक्सप्लेन करता है, उसके मीनिंग के बारे में बात करता है। तो इसलिए सेक्शन 2 को हम क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोला जाता है। इसीलिए सेक्शन 2 में सेक्शन के बाद क्लॉज पढ़ा जाएगा 2 के बाद, और उसको कभी भी सबसेक्शन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन 2 के बाद जितने सेक्शन पढ़ोगे 3, 4, 5, 6, 7, तो सब में क्या पढ़ा जाएगा? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। लेकिन सिवाय एक सेक्शन का, वो कौन सा रहेगा? 2। तो 2 में 2 के बाद क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? क्लॉज पढ़ेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज। अच्छा, मान लो यदि ऐसा लिखा होता सेक्शन नंबर 2 H और इस तरीके से 1 लिखा होता इस तरीके से, तो क्या पढ़ते? इट्स अ सब क्लॉज। तो सेक्शन 2 देन क्लॉज नंबर H एंड सब क्लॉज I, तो इसको 1 बोलते हैं। रोमन में होता है ना जनरली स्मॉल जैसे लिखा जाता है, तो I बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं। इसको I कभी भी नहीं बोला जाता। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कई बार H की जगह इस तरीके से लिखा होगा 2, 1, A, मान लो ऐसे लिखा हुआ, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 1 एंड सब क्लॉज नंबर A पढ़ा जाएगा। क्योंकि 2 में चाहे अल्फाबेट हो या फिर नंबर हो, पढ़ा क्या जाएगा हमेशा? 2 के बाद क्लॉज एंड देन उसके बाद सब क्लॉज। लेकिन इसके अलावा यदि मैं 3 की बात करता हूं, मान लो यहां पे 3 आ गया और लिखा हुआ 1, और मान लो यहां पे लिखा आपका H, और मान लो फिर इस तरीके से I, आपका 1 लिखा है, तो क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्युटली यस। तो इट्स अ सेक्शन देन सबसेक्शन देन क्लॉज देन सब क्लॉज। ये तो रहा आप लोगों के लिए, लेकिन जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो पता है कैसे पढ़ेंगे इसको? कोर्ट में, कोर्ट रूम में कैसे पढ़ा जाता है? सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज H ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उल्टा पढ़ते हैं हमेशा। लेकिन कब? जब आप एक्चुअली कोर्ट में कोई सूट वगैरह फाइल करते हैं, कोई पिटीशन की बात करते हैं, मतलब जब आप प्रोफेशनली क्वालिफाई हो जाओगे तब आप इस तरीके से समझ में आएगा कि ये प्रोफेशनल तरीका है पढ़ने का। लेकिन अभी के लिए हम एग्जाम के लिए और अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ेंगे? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज देन सब क्लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अच्छा, लॉ कुछ तो अलग होना चाहिए ना नॉर्मल इंग्लिश से, तो इसलिए कुछ अलग तरीके से पढ़ना होता है। इट्स नथिंग ओवर देयर। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए, तो स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब पार्ट। हां, अच्छा, यहां पे सबसेक्शन, एक बात याद रखना, सबसेक्शन नॉर्मली आपका न्यूमेरिकल में होता है, अल्फाबेट में नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको यहां पे 2 में अल्फाबेट और आपका न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है, लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट में क्या हो सकता है? आपका हमेशा क्या रहेगा? दैट इज ऑलवेज न्यूमेरिकल। हाँ, थर्ड जो क्लॉज है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे चेंजेस हो सकते हैं, यहां पे इन दोनों में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो सबसेक्शन है ये हमेशा क्या रहेगा? इट्स ऑलवेज नंबर। तो सेक्शन भी नंबर रहेगा और जो सबसेक्शन है वो भी क्या रहने वाला है? नंबर्स में। हाँ, उसके बाद क्या हो सकता है? वो चेंज हो सकता है, तो वो नंबर में भी हो सकता है और अल्फाबेट में। हाँ, अब एक बात, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा, नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा, तो हमेशा जब रहेगा तो उसी सीक्वेंस में आएगा।
और जब कहीं और हुआ तो विल डिस्कस, बट ऐसा कभी जनरली मैंने देखा नहीं। अच्छा एक और बात, अभी कुछ पॉइंट और मैं पहले एक्सप्लेन करूं फिर आगे बढ़ेंगे। एक और ध्यान रखना, मान लो आप एक सेक्शन पढ़ रहे हो, मान लेते हैं 3 पढ़ रहे हो, यहां पे क्या आपने पढ़ा 3, मान लो 3 के बाद आपको सेक्शन क्या आ गया 3A। एक बात याद रखना, एक्चुअली 3 के बाद लॉ मेकर ने जब बनाया था तब क्या लिखा था 4 ही लिखा था, क्योंकि सीक्वेंस में क्या आएगा 1 2 3 4, यस और नो। लेकिन हुआ ये कि लॉ बनाने के बाद, एक्ट बनाने के बाद कुछ वक्त के बाद लॉ मेकर को समझ में आया कि सर वहां पे ना एक प्रोविजन और होना चाहिए, और वो प्रोविजन 3 के बाद ही होना चाहिए। अरे में पॉइंट, लॉ मेकर को ये लगा सर 3 के बाद हमें एक प्रोविजन ऐड करना था, लेकिन हम वो बनाते टाइम क्या हो गए थे, भूल गए थे, और या फिर वो वक्त आ चुका है जब हमें वहां पे प्रोविजन लिखना पड़ेगा। तो बोला अब लेकिन 4 को तो हटा नहीं सकते, क्योंकि एक बात होती है 4 को हटा के उसकी जगह पे नया प्रोविजन डालेंगे तो नीचे के सारे सेक्शन चेंज नहीं हो जाएंगे। तो क्योंकि जो 4 में लिखा 5 में आ जाएगा, जो 5 में लिखा वो 6 में चला जाएगा, यस और नो। तो उसका तरीका ढूंढा लॉ मेकर ने, बोला एक काम करते हैं 3 के बाद बीच में हम क्या ऐड करते हैं 3A ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं 3A। अब एक बाबू तो यदि एक और ऐड कर रहा तो क्या लिखेंगे 3B, सेक्शन 3A बोला जाएगा इसको। इसको क्या बोलेंगे सेक्शन 3A। नहीं, इसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं होगा। एक और पॉइंट, मान लो 3A के बाद लॉ मेकर कई बार क्या ऐड कर देंगे 3AA भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो ऐसे भी कर सकते हैं, B से पहले होना, 3B से पहले। हाँ एग्जैक्टली, यदि A है आपका और B भी डाला हुआ था, अब लॉ मेकर को लगा अभी बीच में एक और ऐड कर रहा है, तो फिर क्या कर देंगे 3AA कर देंगे। मतलब एक्चुअली लॉ मेकर की मर्जी है, वो कहता है जब हमारा मूड आएगा हम लॉ में अमेंड करके कुछ भी कर सकते हैं, और फिर एक्चुअली अल्टीमेटली दिमाग किसका खराब होगा प्रोफेशनल का, क्योंकि फिर एक बात होता है ये प्रोविजन था नहीं और जब ऐड किया गया फिर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यस और नो। तो इसका मतलब है लेकिन हमें इससे पहले कल आपको समझ में आए वो समझ आज ही होनी चाहिए। तो जब भी आपको ये ABC कैपिटल में नजर आए, किसमें आए कैपिटल, समझ जाना वो अमेंडेड सेक्शन है। वो कौन सा आपका अमेंडेड, मतलब जब एक्ट बनाया गया था तब वो सेक्शन नहीं था और बाद में लॉ मेकर ने उसको क्या किया है ऐड किया, अमेंड करके उसको ऐड ऑन करना पड़ा। और ये आपको दिखिएगा जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, अभी नहीं मिलेगा तो इंटर में मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। दिस इज माय श्योरिटी, दिस इज माय श्योरिटी कि इस तरीके से आपको प्रोविजंस मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 10 है और 10 के बाद लॉ मेकर ने एक सेक्शन ऐड किया और वो बहुत रिसेंटली ऐड किया, और वो कौन सा ऐड किया 10A ऐड किया। तो लॉ मेकर ने सीक्वेंस को चेंज नहीं किया, तो उसमें बीच में क्या कर दिया, वो अल्फाबेट ऑर्डर में ABC ऐसे ऐड कर दिया। व्हाट इट समझ में आ गया? तो दिस इज ऑल अबाउट अमेंडेड सेक्शन। इसको नाम क्या देंगे हम लोग अमेंडेड, क्योंकि ये पहले नहीं था बट बाद में इसको क्या किया गया वहां पे अमेंड करके रखा। हाँ जी, नहीं क्लॉजेस ऐड हो जाएंगे, सब क्लॉज भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन मान लो पहले से कोई क्लॉज है और फिर उस क्लॉज के बीच में ऐड करना है। तो जैसे मान लो क्लॉज में फॉर एग्जांपल मान लो 2H लिखा हुआ था, उसके बाद 2, उसके बाद क्या लिखा आपका I लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे क्या लिखा I लिखा। अब इन दोनों के बीच में ऐड करना है, फिर क्या करेंगे व्हाट वी हैव टू डू, फिर तो H ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर 2HA लॉ मेकर ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो बीच में सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उस सीक्वेंस को बदलने का तरीका सिर्फ एक है कि इस तरीके से H लिख सकते हैं या फिर HA लिख सकते हैं, एनीथिंग कैन बी देयर। तो दैट इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट्स। क्योंकि एक सीक्वेंस में ना जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी एडिशन दिखा तो समझ जाना सर वो पहले नहीं था, बाद में लॉ मेकर ने उसको अमेंड करके ऐड किया वहां। तो यहां तक समझ में आ गया सिनेरियो? हाँ, किसमें नहीं, एक्चुअली अमेंडमेंट का मतलब है कि हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज किसमें कर रहे हैं, एक्ट में कर रहे हैं। तो एक्ट में क्या चेंज कर रहे हो वो ध्यान रखना, और जो आप चेंज कर रहे हैं, यदि आप सेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो फिर उस केस में ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में A B कैपिटल में लिखा जाएगा, और भी क्लॉज में करेंगे तो ये करेंगे। तो क्लॉज में चेंज करना और अमेंडमेंट इट्स नथिंग ओवर देयर, इट्स वन एंड सेम थिंग। क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब है चेंज, लेकिन चेंज हम किस में कर रहे हैं, सेक्शन में कर रहे हैं, सब सेक्शन में कर रहे हैं, या फिर क्लॉज में कर रहे हैं, या फिर सब क्लॉज में कर रहे हैं। अरे बेटे में पॉइंट, तो एक्चुअली चेंज इनमें हो रहा है, लेकिन उस चेंज को नाम क्या देते हैं हम लोग, अमेंडमेंट। तो चेंज को नाम क्या देते हैं, अमेंडमेंट। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखें। तो ऑर्डिनरी टर्म में हम उसको चेंज बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली लीगल टर्म में हम उसको क्या बोलने वाले, अमेंडमेंट्स बोलने वाले हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये ध्यान।
और कोई डाउट? सेक्शन 2 में तो अमेंडमेंट कैसे आ सकते हैं, मतलब इन द सेंस क्या? हाँ हाँ, तो उसमें हो गया ना, जैसे मान लो 2 के बाद मुझे एक क्लॉज ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, 2 H लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, अमेंड करके हमने ऐड कर दिया। नहीं, वहां पे क्लॉज में चेंज कर रहा हूं, तो क्लॉज में कैपिटल वाला सिनेरियो नहीं होता है, कैपिटल वाला सिनेरियो सिर्फ सेक्शन में होगा। मतलब जहां सेक्शन 2 है उसके जगह पे 2 के बाद फिर ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 2A कर सकते हैं, 2B कर सकते हैं, 2C कर सकते हैं। तो जब आप सेक्शन में करोगे तो उसी सीक्वेंस में A भी कैपिटल में आएगा, लेकिन जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो वो स्मॉल सेगमेंट में है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही रखना पड़ेगा। तो उसमें कोई अल्फाबेटिकल आपका कैपिटल में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वैसे भी एक बात याद रखना, चेंज करने का सीक्वेंस क्या रहेगा ये टोटली लॉ मेकर डिसाइड करता है। मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरीके से जब भी आपको देखेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, चेंज माना जाएगा, क्योंकि वो पहले नहीं था बट उसको बाद में रखा गया। तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से वो चीजें आएंगी और वो समझ जाना कि वहां पे क्या हुआ है, अमेंडमेंट। समझ में आ गए? तो एक्चुअली वहां पर पर्पस मैं बता रहा हूं। एक बात याद रखना, हम सभी लोग लॉ सिर्फ पढ़ते हैं, लॉ के इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन लॉ पे हम कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते, क्योंकि जो लॉ मेकर ने लॉ बना दिया, व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको समझना है, उसको पढ़ना है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है लॉ मेकर ने कहा भाई हमें इस तरीके से अमेंडमेंट करना है, तो हमें समझ जाना है कि सर वो अमेंडमेंट है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे सर ये अमेंडमेंट आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तो हम उस पर चैलेंज नहीं करें। आई होप समझ में आ गया। तो क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। तो नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट। तो अब ये पेज पूरा खराब हो गया, दूसरे पेज पे आता हूं। हाँ, तो दूसरे में मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, आपका सेम पेज उसी में लिखना है। हाँ, यहां तक सबको क्लियर है आप लोगों को? तो अब मैं बात कर रहा था डेफिनेशन के, जो पूरे डिटेल इंटरप्रिटेशन है, तो मैं उसके रिगार्डिंग बात करूं। तो वी हैव सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर मैंने क्या लिया था, H, और सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H में क्या डिफाइंड है भाई, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका डेफिनेशन यहां पे कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जांपल है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज H में हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, और वो डेफिनेशन किस वर्ड का है यहां पे, यस। और सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, इसीलिए डेफिनेशन को नाम क्या देंगे हम लोग, यस, जनरल या फिर ऑर्डिनरी, और या फिर कॉमन डेफिनेशन, यस और नो। तो इसको हम लोग जनरल, ऑर्डिनरी या फिर हम इसको कॉमन डेफिनेशन का नाम देने वाले हैं। हाँ, स्पेशल, हाँ, तो ये ऑर्डिनरी हो गया ना, क्यों? क्योंकि कहां पे डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 2 में। तो सेक्शन 2 में जितने भी डेफिनेशन होने वाले वो क्या होने वाले आपके, ऑर्डिनरी। अब वो स्पेशल कैसे बनेगा, जस्ट वेट फॉर इट, बट यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को। तो सेक्शन 2 में हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, और वो डेफिनेशन किसका यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट को। और सेक्शन 2 में इसलिए वो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इट्स ऑर्डिनरी, इसलिए क्या बन जाएगा, वो ऑर्डिनरी बन जाएगा। यहाँ पे क्लियर है पॉइंट आप लोग? अब मान लो एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 58, विच सेक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, और 58 में एक वर्ड आया, कौन सा वर्ड आ गया, कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को यहां पे क्या नहीं किया गया, नॉट डिफाइंड। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अब कहां से लिया जाएगा, यस, फ्रॉम वेयर, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H, बट व्हाई, ये कॉमन है पूरे एक्ट में, ये कॉमन वर्ड पूरे एक्ट में, ये क्या है आपका। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है हम यहां से क्या करेंगे, इसको कंसिडर करने वाले, यस। तो कंसिडर दिस डेफिनेशन, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो इसका मतलब है सर सेक्शन 58 में हम एक वर्ड की बात कर रहे हैं, और वो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, और उस वर्ड का मतलब वहां पे नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब उस वर्ड का मतलब जानने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 2 में जाना पड़ेगा। और वो वर्ड कहां पे डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H में डिफाइन किया गया, और उसी वर्ड का जो मीनिंग वहां पे हम आज से उसी मीनिंग को यहां पे कंसिडर करने वाले। समझ में आ गया पहला एग्जांपल, क्लियर है यहाँ पे, यस। मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, हो गया, नोटिंग कर लिए।
डन। नाउ वी हैव अ सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। वी हैव अगेन वही सेम एग्जांपल दे रहा हूं, सेक्शन 2H, और जो किससे डील करता है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वी हैव अगेन अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे एक सेक्शन है आपका, सेक्शन नंबर मान लेते हो यहां पे 73, और इस 73 में वर्ड यहां पे क्या आ गया भाई, कॉन्ट्रैक्ट। और अब यहां पे इस वर्ड को लेकिन यहां पे क्या किया गया, इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया गया। सेक्शन 73 में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो आया, लेकिन 73 में उस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी लिख दिया गया। इस केस में स्पेशल अब अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, क्या इस बार इस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H की डेफिनेशन को यहां कंसिडर करेंगे? तो इसको यहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट व्हाई? क्योंकि सर इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ऑर्डिनरी नहीं है। सेक्शन 3 में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया तो सही, लेकिन लॉ मेकर ने उस वर्ड को वहां पे क्या कर दिया, डिफाइन कर। तो इसका मतलब है इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 3 में आ रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव, इसका पर्पस कुछ और है, एंड जिसकी वजह से लॉ मेकर को यहां पे क्या करना पड़ा, उसको डिफाइन करना पड़ा। तो अब ये बताओ, इस बार जो यहां डेफिनेशन है, दिस विल बिकम ऑर्डिनरी और स्पेशल? यस, एब्सोल्युटली। ये क्या बन जाएगा, स्पेशल या फिर स्पेसिफिक डेफिनेशन। हाँ जी, समझ में आया आप सबको? तो इसको हम नाम क्या देंगे, स्पेशल और स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें। सिंपल। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही एक सेक्शन पढ़ रहे हैं 87, व्हिच वन, और 87 में वर्ड क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट, और इस वर्ड को यहां पे क्या नहीं किया गया, नॉट डिफाइंड। तो अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, क्या यहां पे जो 73 में डेफिनेशन है उसको लिया जाएगा, ये जो 2 में है उसको लिया जाएगा? 2, बट व्हाई? एब्सोल्युटली। पूरे एक्ट में जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिफाइंड हो, वो सिर्फ उसी सेक्शन के लिए रहेगा जिस सेक्शन में उसको डिफाइन किया जाए। और उसके बाद यदि पूरे एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ रहा है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो कहां से लिया जाएगा, सेक्शन 2 से लिया जाएगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का होना और डिफाइन नहीं करना मतलब वो सेक्शन 2 को रेफर कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का होना और यदि उसको डिफाइन कर दिया गया तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है 73 में जो टर्म है हम उसको यहां कंसिडर नहीं करेंगे, कंसिडर किसको किया जाएगा, आपका 2 को किया जाएगा। क्योंकि ये 73 में जो डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 73 के लिए ही था और वो किसी अदर सेक्शन के लिए नहीं था। लेकिन अब यहां पे 87 में जो वर्ड आया और इसको डिफाइन नहीं किया गया, तो इसलिए कहां से लिया जाएगा, सेक्शन नंबर 2 से लिया जाएगा। तो नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन नंबर 2 अब समझ में आया। अब आपको एक बात और क्लियर हुआ कि सर सेक्शन 2 आपका डेफिनेशन 2 होने, एक ऑर्डिनरी और दूसरा स्पेशल। तो ऑर्डिनरी कहां पे होगा, सेक्शन नंबर 2 में, और यदि उसके अलावा कहीं और डेफिनेशन रखा गया तो क्या बन जाएगा, स्पेशल बन जाएगा। तो एक सेक्शन 2 की इंटरप्रिटेशन के लिए हमें इतना टाइम देना पड़ा, तब जाके आपको ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लॉ सिर्फ रटना नहीं है, we need to understand the objective of the particular section and objective of the law. So this is the logic and objective of this particular segment. तो बट आपको पूरा क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Shall we proceed further? So एक और सेगमेंट उसके बाद, जब हम अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो सिलेबस में टॉपिक पढ़ने वाले, जितने भी एक्ट पढ़ने वाले, तो उन सभी एक्ट को अब मैं क्लासिफाई करने वाला हूं। इसका मतलब है जो लॉ है, हम इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम 2 कैटेगरी के लॉ की बात करते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्ट। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्ट। तो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, वी हैव 2 कैटेगरी ऑफ द एक्ट। तो जो हम पूरा यहां पे सिलेबस में एक्ट पढ़ते हैं
और ऐसे डे टू डे लाइफ में आपको दो कैटेगरी के एक्ट मिलने वाले हैं जो खासकर डे टू डे लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे और डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। पहला जिसको नाम देते हैं जनरल और ऑर्डिनरी एक्ट, और दूसरा क्या है यहां पे स्पेशल और स्पेसिफिक एक्ट। एंड विल डेफिनेटली गिव द एग्जांपल, क्योंकि हर चीज पे एग्जांपल समझना जरूरी है। तो मैंने यहां पे एक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया। व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट, इट्स ए जनरल और ऑर्डिनरी, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड सेगमेंट। आई होप समझ में आ रहा है यहां पे पॉइंट। तो सर कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन जनरल और स्पेसिफिक एक्ट, कि जब आपने लिखा है तो इसका मतलब क्या है? एनी आइडिया? कुछ कॉमन सेंस यहां लगा सकते हैं आप लोग? देन आई विल डेफिनेटली गिव द इंटरप्रिटेशन। तो जनरल का मतलब यहां पे क्या है और स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जब कोई भी एक्ट हर कैटेगरी के एक्टिविटी पे, हर तरीके के एक्टिविटी पे क्या होगा अप्लाई, तो वो एक्ट क्या बन जाएगा? वो जनरल बन जाएगा। लेकिन जब एक एक्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो सिर्फ उसी पर्पस पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक। नहीं, ये जुरिस्डिक्शन में डिवाइड नहीं होते, ये सिर्फ एक्टिविटी के बेसिस पे। क्योंकि जो एक बात याद रखना, लॉ कभी भी सेंट्रल लेवल पे स्टेट वाइज नहीं बनता, तो इसका मतलब जुरिस्डिक्शन होल ऑफ इंडिया ही रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वो एक्ट का पर्पस क्या है। तो क्या वो सभी हर तरीके के एक्ट पे अप्लाई होने वाला है, हर तरीके की एक्टिविटीज पे होगा, तो वो क्या बन जाएगा? और जब वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? तो अभी मैं एग्जांपल दूंगा, तो पहले इसमें लिख लेना, इसका मतलब यहां पे लिख लेना, इट मीन्स the act which is going to be applicable over each and every activity। एंड ये याद रखना, जब भी एक्ट वर्ड लिखोगे और वो लॉ को रिप्रेजेंट करता है तो उसका ए हमेशा क्या रहेगा? दैट विल ऑलवेज कैपिटल। तो उसका ए हमेशा क्या लिखना है? कैपिटल रहेगा। नाउ वी हैव अ सेकंड स्पेसिफिक, इट मींस द एक्ट which is going to be applicable over such activity for which it has been framed। Are you getting my point? जिसका मतलब ये जिसके लिए बनाया गया सिर्फ उस पे ही अप्लाई होगा, उसके अलावा किसी और पे अप्लाई नहीं होगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूं, पहले यहां तक कैप्चर कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? शैल वी प्रोसीड फर्दर? लेट्स बिगिन विद द पार्ट। अभी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को लॉ? अच्छा स्लाइड ऊपर करूं? तो अभी कैसा लग रहा है? 12th के जैसे कुछ 11-12 का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ अलग है सब्जेक्ट? अलग है। और कुछ आपको, अच्छा बिल्कुल अलग है। और कुछ ये लग रहा है आपको, नो डाउट जो हम लोग स्कूल लेवल में जो हम पढ़ते हैं एंड जो वहां का स्टैंडर्ड होता है पढ़ने का और पढ़ाने का, इज इट सेम या फिर उससे डिफरेंट आपको लग रहा है? देखो मेरा मानना है स्कूल लेवल पे जिस वे में यहाँ पे हम पढ़ाते हैं उस वे में पढ़ाया जा सकता है, बट द डिफरेंस इज व्हाट कि वहाँ पे हर टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है मार्क्स दिलाना आपको, इसलिए शायद वो उसी ऑब्जेक्टिव से पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मार्क्स दिलाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट द करियर। इसका मतलब करियर के लिए जब आप पढ़ते हो तो आपको थॉरली इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्कूल लेवल पे आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देते हैं, उसको करने के लिए दिया जाता है और हम वो 20, 25, 50 क्वेश्चन कर लेते हैं और ये बोला था कि बेटा आपका पेपर नो डाउट उसी क्वेश्चन में से कहने के आया है। हम लोग टुगेदर की प्रैक्टिस करते हैं, 10 ईयर होता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, यही होता है ना। तो बट यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो ऐसा हमेशा लगेगा कि अभी भी कम है और करना चाहिए, क्योंकि रीजन मीन प्रोफेशनल कोर्स में पेपर
क्या पूछा जाएगा, इट्स ऑलवेज ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। तो हम एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली जब चीजों को पढ़ते हैं तो शायद हम लोग पेपर आपका बेटर वे में कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोच के चलोगे कि हम 20 25 50 क्वेश्चन को रट लेते हैं और फिर हम एग्जाम में बैठ जाएंगे, दैट विल नॉट बी यस। तो वो आपके लिए समहाउ कहने की नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, एंड शायद जितना कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो तो उसका रिटेंशन भी उतना ही आपको दिख रहा होगा। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं वो क्लास में ही आपको ऑलमोस्ट रिटेन हो जाता है, घर जाके सिर्फ एक रिकैप करने की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। क्योंकि रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे विद इन 24 आवर्स तो धीरे धीरे करके आपकी मेमोरी क्या होती है, वो वीक होती है, वो खत्म होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको पता है आज भी हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमें आज भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रीजन बीइंग शॉर्ट टर्म मेमोरी सबका होता है, तो उसको लॉन्ग टर्म में रिटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे पढ़ना जरूरी है। यदि हम लोग पढ़ाना छोड़ दें तो अगले 1-2 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हम लोग भूल जाएंगे। वो कॉमन है, वो सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हर एक चीज रिटेन करना इट्स रियली टफ टास्क। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को भी क्या काम करना है, यहां पढ़ने के साथ साथ घर जाके आपको रिवाइज जरूर करना है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो तो बेसिकली यहां पे हम बात करते हैं जनरल और स्पेशल एक्ट की, ऑर्डिनरी और स्पेसिफिक एक्ट की। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म। ऑल्दो अभी स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि सर जब एक एक्ट हर तरीके के एक्टिविटी पे अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वो जनरल बन जाएगा, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए और वो स्पेसिफिक पर्पस पे ही अप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा वो। नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल कि जो हम एक्ट पढ़ने वाले अपने सिलेबस में, उसमें से कौन सा जनरल आएगा और कौन सा स्पेसिफिक आएगा। तो मैं हमारे सिलेबस में से ही मैं एग्जांपल की बात करूंगा और वहीं से आपको समझना है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेगमेंट, और मैं एग्जांपल उठा रहा हूं सबसे पहले जनरल और ऑर्डिनरी एक्ट को। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ जनरल और ऑर्डिनरी एक्ट। तो बेसिकली जनरल और ऑर्डिनरी एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बेसिकली 1872 में जो लॉ बनाया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से, तो वो एक्ट किस नेचर का है, ऑर्डिनरी और जनरल। सो अब इसका एग्जांपल बेसिकली आपको समझने के लिए देखो क्या है। मान लो यहां पे एक पर्सन है और यहां पे एक पर्सन, इन दोनों में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया यहां पे, यस। तो एक पार्टी गुड्स को बेचना चाहता है और दूसरा खरीदना चाहता है, तो इसलिए दोनों के बीच में अब क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन। तो आज से ये बताओ क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया, यस और नो। ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। दूसरा एग्जांपल, दूसरा सिचुएशन, यहां पे दो लोग हैं, इनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर किसके लिए, क्या वर्ड लिखा है मैंने, सर्विस। तो इस बार एक पार्टी कह रहा है सर मैं आपको सर्विस देना चाहता हूं, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूं और आई वांट टू गिव द सर्विस। मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको सर्विस देना चाहता हूं, तो वहां पे क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा। तीसरा, मान लो ये 1 2 3 4 ये 4 लोग हैं, इन चारों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म पार्टनरशिप, क्या बनाने के लिए। तो भाई चारों की सहमति हुई और चारों ने ये बोला कि हम एक मिलके क्या बनाते हैं, एक पार्टनरशिप बनाते हैं। आई होप समझ में आ रहे हैं। ये बताओ क्या इन तीनों सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है वर्ड, ये बताओ क्या इन तीनों सिचुएशन में दो लोगों के बीच में क्या कनेक्टिविटी हो रहा है, यस और नो हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इस पे भी अप्लाई होगा, आंसर इज यस। क्या इस पे भी अप्लाई होगा, यस। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इवन किस पे अप्लाई होगा, इस पे भी होगा। बट वाई, क्योंकि तीनों में ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ये बताओ क्या तीनों कॉन्ट्रैक्ट सेम एक्टिविटी के लिए, आंसर इज नो। एक कॉन्ट्रैक्ट गुड्स के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए, यस और नो। तो बताओ तीनों में ही लेकिन एक कॉमन एक्ट अप्लाई हो गया, व्हिच इज नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इन तीनों में ही क्या होंगे, फॉलो किए जाए।
तो पहला अब ये बताओ क्या इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को क्या ऑर्डिनरी बोला मैंने? यस और नो? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी क्यों बना? क्योंकि सर हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पे ये एक्ट क्या होने वाला है? जैसे मान लो मेरे फादर ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो उसके लिए क्या होगा? मेरे फादर और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होगा? गिफ्ट के लिए। तो बताओ क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा नहीं होगा? यस, क्योंकि स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो गिफ्ट ही है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बताओ आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हैं, तो बताओ क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है? यस, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में? मान लो बैंक से लोन ले रहे हैं, तो स्टिल कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहे, तो बताओ क्या फिर से अप्लाई होगा नहीं होगा? तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? इट्स ऑर्डिनरी जनरल लॉ। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं स्पेशल की। अब हम बात करते हैं स्पेशल। तो एग्जांपल नंबर सेकंड, तो जो स्पेशल से रिलेटेड होगा, तो वी हैव स्पेशल सेगमेंट। तो वी हैव स्पेशल और स्पेसिफिक एक्ट, एंड इसमें मैं सबसे पहला जो लेने वाला हूं वो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। गॉट इट? तो अब यहां पे ध्यान समझना, मान लो ये 1 2 3 एंड 4 ये चार लोग आपस में मिलते हैं और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ कंपनी। क्या बनाने के लिए? कंपनी बनाने के लिए। मान लो यहां पे 1 2 3 एंड 4 चार लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में टू परचेज प्रॉपर्टी जॉइंटली। मान लो यहां पे 1 2 3 4 इन चार में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। तो एक पार्टनरशिप बनाने की। तो एज पर ऑल ऑफ यू, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या ये बताओ फर्स्ट पे अप्लाई होगा? क्योंकि यहां पे क्या फॉर्म कर रहे हो आप? तो ये बताओ यहां पे वर्ड क्या लिखा है? तो इसका मतलब ये एक्ट अप्लाई क्या यहां पे अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे आप जॉइंटली क्या खरीदने की बात कर रहे हो, इसका मतलब हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है, तो यहां पे भी एक्ट अप्लाई नहीं। एक बात याद रखना, आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, हम तीनों ने मिलकर क्या किया? एक बिल्डिंग खरीद ली। इज इट अ पार्टनरशिप? या फिर वी आर द जॉइंट ओनर? वी आर द जॉइंट ओनर बट वी आर नॉट द पार्टनर। क्योंकि पार्टनर का मतलब है जहां पे बिजनेस कैरी करते हैं और प्रॉफिट शेयर करने से ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो ये बताओ बिल्डिंग खरीदना हमारा कोई बिजनेस था या फिर हमारे पास सेविंग थी और उस सेविंग को हमने क्या किया? उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या वहां कोई आपका बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है? एक बात याद रखना, उससे क्या रिटर्न आएगा? यू जस्ट टेल मी वन थिंग। लेकिन हम एक काम करते हैं, यदि हम कई सारे बिल्डिंग खरीद के उसको रेंट पे लगाते हैं, तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट पे लगाना, फिर वो बिजनेस बन जाए। लेकिन हमने प्रॉपर्टी खरीद के लिए छोड़ दिया, एग्जैक्टली उसके बाद छोड़ के हमने बोला कि जब प्राइस बढ़ेगा हम बेच देंगे। तो बताओ क्या हम जॉइंट ओनर है या फिर वहां पे पार्टनर है? जॉइंट ओनर और पार्टनर में फर्क है। पार्टनर तब माने जाता है जहां पे हम एक बिजनेस को कैरी करते हैं, और या तो हम सब कैरी करेंगे या फिर हम सबके बिहाफ पे कोई भी कैरी कर सकते हैं, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? पार्टनरशिप। एब्सोल्युटली। और वो प्रॉफिट और गेन सबके एफर्ट से हो रहा है या फिर सबके बिहाफ पे किसी एक के एफर्ट से हो रहा है? तो पार्टनरशिप में तब हम कंसिडर करते हैं किसी भी एसोसिएशन को जहां पे बिजनेस करना उनका ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ उनका ऑब्जेक्टिव नहीं। आई होप समझ में आ गया? तो इसका मतलब है यहां पे मैंने पार्टनरशिप लिखा है, इसका मतलब यहां बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ क्या ये पार्टनरशिप एक्ट इस वाले सेगमेंट पे अप्लाई होगा नहीं होगा? तो ये बताओ अल्टीमेटली यहां पे अप्लाई होगा। तो ये बताओ, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या पार्टनरशिप
क्या हर एक एक कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई हो रहा है, या फिर जहां पे बेसिकली हम बात करें किसके रिगार्डिंग एक पार्टनरशिप बनाने के सिर्फ वहां पे अप्लाई हो रहा है? यस। एक बात होता है जब हम कंपनी बनाएंगे, जब हम एलएलपी बनाते हैं, जब हम कोई एसोसिएशन बनाते हैं, तो वहां पे पार्टनरशिप अप्लाई वो तभी अप्लाई होगा जब वो एसोसिएशन किसके लिए है, पार्टनरशिप के लिए है। तो बताओ पार्टनरशिप इट्स ऑर्डिनरी एक्ट या फिर स्पेशल एक्ट? इट्स अ स्पेशल। अब ये बताओ क्या यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ? क्या यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तीनों पे अप्लाई होगा नहीं होगा? हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तीनों पे, लेकिन पार्टनरशिप तीनों पे अप्लाई नहीं होने वाला। वन मोर एग्जांपल, स्पेशल का एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, स्पेसिफिक और you can say the special act, and we have sale of goods act. It's 1930. लेट्स से यहां पे एक पर्सन है, तो इस पर्सन ने यह कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट टू गिव गुड्स ऑन रेंट। तो गुड्स को किस बेसिस पे देने की बात हुई? रेंट पे। यहां पे हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू गिव द गुड और गुड्स एज गिफ्ट, गिफ्ट के फॉर्म में देने की बात हुई। नेक्स्ट में यहां पे मैं बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू सेल द गुड्स। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या तीनों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या तीनों में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होगा? क्या तीनों में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा? ओनली इन थर्ड केस। बट वाई? क्योंकि यहां पे क्या है? यस। इसमें क्या है? सेल है? नहीं है। गिफ्ट। इसमें क्या सेल है? नहीं। तो इसका मतलब है इस पे और इस पे अप्लाई नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली। थर्ड में ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। ऑल्दो गिफ्ट में भी ओनरशिप पोजीशन जा रहा है, रेंट में सिर्फ पोजीशन जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगा। इसका मतलब सेल जहां होता है वहां ओनरशिप प्लस पोजीशन, और वो भी फ्री में नहीं जाता है। वो कैसे जाएगा? उसके बदले आप पेमेंट। एक बात याद रखना, जब मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा वहां पे हमेशा याद रखना कि जब हम लोग बात करते हैं सेल की, तो गुड्स के बदले गुड्स नहीं चलेगा, गुड्स के बदले हमेशा मनी की बात करें, तो तभी सेल माना जाएगा। नहीं तो वो बार्टर सिस्टम बन जाएगा, और बार्टर सिस्टम पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं है। बार्टर सिस्टम एक्चुअली, बार्टर सिस्टम इट्स नॉट अ सेल, बार्टर सिस्टम इट्स एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, एंड दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो अप्लाई होगा बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम को खत्म करने के लिए ही पता है क्या है? सेल का कॉन्सेप्ट है। नहीं तो एक बात होता है, मान लो आपके पास वीट है, मेरे पास राइस है, लेकिन आपको राइस की जरूरत ही नहीं है, बट मुझे वीट चाहिए, तो क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं? लिमिटेशन होगी। लेकिन यदि वही पैसा होता, मनी, तो बताओ क्या आपको राइस नहीं चाहिए बट कोई बात नहीं, मुझे वीट चाहिए, तो क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ? नहीं। और आपको उसके बदले कुछ और चाहिए, तो आप उस पैसे से खरीद सकते हो? नहीं। तो एक्चुअली सेल का लाने का पर्पस यही था कि बार्टर सिस्टम को खत्म करना। हाँ, अभी भी आपको इंडिया में विलेज एरिया में बहुत जगह पे बार्टर सिस्टम चलता है। वो गुड्स के बदले गुड्स का सिनेरियो है, तो वो एक एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्री विद द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट वो चलता है, कि जहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, वेपन में बहुत ऐसे कॉमन है, गुड्स में भी ऐसे बहुत कॉमन होता है कि हम यहाँ से आपको कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और आप हमें कुछ इंपोर्ट करोगे, तो वो अभी भी कैरी ऑन होता है। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में एक नोट लिखना है। तो इतनी सारी चीजें मैंने लिखा है, बट अब मुद्दा यहाँ पे एक नोट का है, और वो यहाँ पे नोट लिखाने वाला। और उस नोट से पहले ये बताओ, जब हमने बात की इंडियन पार्टनरशिप की, तो क्या वो पार्टनरशिप पे अप्लाई हुआ? यस और नो? लेकिन एक बात बताओ, पार्टनरशिप पे क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अप्लाई हुआ? नहीं। तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी लॉ और स्पेशल लॉ दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सर ऑर्डिनरी लॉ में स्पेशल लॉ में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन भी तो हो सकता है, कि ऑर्डिनरी लॉ में कुछ प्रोविजन अलग हो और स्पेशल लॉ में कुछ प्रोविजन अलग है, तो दोनों में जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? इट्स ऑलवेज स्पेशल, क्योंकि वो उसी पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। तो अभी मैं उसका एग्जांपल भी दे रहा हूं, तो पहले यहाँ पे नोट लिखना। तो एक यहाँ पे हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। So here we have important note.
it may be noted that if there is any contradiction between the provision of ordinary act and special act, then in that case the provision of special act shall be considered. तो स्पेशल प्रोविजन को यहां पे कंसिडर किया जाएगा. गॉट इट? समझ में आ गया यहाँ पे? नाउ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल. तो अब यहां पे मैं बात करता हूं किसके रिगार्डिंग एग्जांपल की. तो बट यहां पे टर्म समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट एंड एग्जांपल. क्योंकि रीजन भी कम से कम अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सर कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे हो सकता है और क्या हो सकता है. तो उसमें से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. बाकी अदरवाइज जैसे जैसे हम टाइम टू टाइम एक्ट पढ़ते जाएंगे तो वो आपको सिचुएशन अपने आप ही दिखता जाएगा. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे. एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है माइनर कैन नॉट एंटर into contract. Otherwise, such contract is said to be void. समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सर माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और माइनर ने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया जाएगा? वॉइड. वॉइड का मतलब है कैंसिल, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाए. तो बताओ ये किस में लिखा है बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. और ये बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का एक्ट है? ऑर्डिनरी एक्ट. यस और नो? इसका मतलब ऑर्डिनरी एक्ट ये कहते हैं कि माइनर के पास कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई अधिकार नहीं है. अब आते हैं स्पेशल एक्ट. हाँ, तो स्पेशल एक्ट की बात करते हैं. तो इट्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब एग्जैक्टली विद द कंसेंट ऑफ ऑल बट नॉट फॉर लॉस. तो इसका मतलब इंडियन पार्टनरशिप क्या कहते हैं? एज पर दिस एक्ट माइनर can enter into contract for becoming partner with the consent of all the partners, comma, only for sharing प्रॉफिट. भाई प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो क्या बन सकता है? पार्टनर बन सकता है. अब ये बताओ क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया था कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं कर सकते, लेकिन क्या इंडियन पार्टनरशिप में बोला गया कि पार्टनरशिप के लिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस और नो? तो ये बताओ अब इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया नहीं हो गया? तो ये बताओ प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? तो भाई सिंपल है. यस, तो प्रायोरिटी इन केस ऑफ
पार्टनरशिप, specific purpose के लिए absolutely, always to the whom, to the Indian Partnership Act 1932. Is it clear? तो अब आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन दिख गया और प्रायोरिटी हम इसको दे रहे हैं क्योंकि रीजन में स्पेसिफिक और स्पेशल पर्पस के लिए बनाए। इन द सेम मैनर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बार्टर सिस्टम भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। बार्टर सिस्टम भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो बार्टर सिस्टम में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो अप्लाई होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करते हैं तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सेगमेंट कि बार्टर सिस्टम वाला जो एलिमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में था वो वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इफ आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, एक्चुअली जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं 1872, तो इसमें मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा जिसका मतलब है, एक वर्ड पढ़ेंगे जो कि आपका वो डेफिनेशन कंसिडरेशन की, और कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर डी में रखा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी उस सेक्शन वर्ड पे फोकस मत करना, अभी कंसिडरेशन का मतलब देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये बताओ समथिंग इन रिटर्न का मतलब यहां पे क्या आ गया, मॉनेटरी एस्पेक्ट भी आ गया और नॉन, दोनों आ गए, यस और नो। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, जब मैं बात करूंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसकी बात करूंगा, इसमें भी क्या वर्ड आएगा, कंसिडरेशन है। लेकिन यहां कंसिडरेशन का मतलब है ओनली मनी, दैट इज मॉनेटरी एस्पेक्ट। तो अब ये बताओ क्या यहां पे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों आ गए, और क्या यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, तो बताओ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया दोनों में, तो प्रायोरिटी किसको देने वाले, इट्स ऑलवेज सेल ऑफ गुड्स। तो जहां पे हम गुड्स को खरीदने और बेचने की बात करेंगे तो वहां पे कंसिडरेशन में सिर्फ मनी, तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कंसिडर नहीं, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ऐसे नंबर ऑफ सिचुएशंस हैं जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा, और प्रायोरिटी हम हमेशा स्पेशल वो ही देने वाले हैं क्योंकि वो भाई स्पेसिफिकली वो उसी पर्पस के लिए ही बनाया गया। तो जब वो पर्पस वही है तो अल्टीमेटली हमें उसी को कैरी ऑन करना, उसी को समझना। तो अब आपको यहाँ पे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, तो ये बताओ क्या ये भी सिनेरियो समझ में आ गया आप लोगों को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अब हमारा जो सेगमेंट है, अभी आप लोग थके तो नहीं हो ना? सो आई नो वेरी वेल, जो थ्योरी की क्लास होती है, लॉ की क्लास, तो उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, नहीं? तो अभी एनर्जी पूरी है आप लोगों की? अच्छा, मेरी क्लास के बाद तो आपकी मैथ्स की हो गई। सो अब जो बेसिकली आपका सेगमेंट है, अब मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूं जो हमें पढ़ना है। तो अभी सब्जेक्ट की एक कहानी थी, और वो कहानी अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो सब्जेक्ट नहीं है, उसमें बहुत कुछ आने वाला है। तो पहला जो चैप्टर मैं यहां पे डिस्कस करूंगा दैट इज ऑल अबाउट, डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, इंडियन कौन सा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका एक्ट है, दिस विल टेक अराउंड मोर देन 1 मंथ, सिवा एक सिर्फ यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे बेसिक यही है। तो जब हमें ये एक्ट समझ में आएगा तो रेस्ट ऑफ द एक्ट क्या है, बहुत इजी है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों ही इसके ऊपर ही क्या है, डिपेंडेंट है। पहले एग्जैक्टली पहले वो 1930 और 1932 से पहले वो इसी का पार्ट था, लेकिन 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक अलग एक्ट बनाया गया और 1932 में पार्टनरशिप एक एक्ट बनाया गया, लेकिन इनिशियली दोनों ही किसके पार्ट थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है हम एक तीर में 3 शिकार करने वाले। तो हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन साथ ही साथ हमारा बेस स्टार्ट हो जाएगा किसके लिए, पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स। लेकिन ये जो एक्ट है हमारे इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने इसको टोटल यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किया, नंबर ऑफ यूनिट्स, और वो ज्यादा नहीं है, वो कितने यूनिट्स हैं, 6।
तो 6 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया और इस 6 यूनिट को पढ़ने के बाद मिनिमम यदि मैं बात करूं तो कितने मार्क्स का आने वाले हैं? तो 60 मार्क्स में से 20 नंबर एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के ही आते हैं, जिसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो इस एक्ट की जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो वैल्यू हो कितनी ज्यादा है। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी। एक बात याद रखना, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कभी केस स्टडी नहीं माना जाता, लेकिन हम लोग उसको एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, तो इसीलिए उसको भी क्या मान के चल लेते हैं, वो केस स्टडी मान लेते हैं। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, वो केस स्टडी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा भी आइडिया दे दूं, क्योंकि रीजन में हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। देखो, जब भी मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। तो आपका एक क्वेश्चन आता है किस कैटेगरी का? शॉर्ट नोट, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मतलब एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे लिखा होगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसिडरेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्रीक्वेंसी। और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का जनरली होगा। ये कितने मार्क्स का नॉर्मली हो सकता है? 4 मार्क्स। उस हाँ, एक ओनली वन। उसके बाद दूसरा जो आता है वो कौन सा आएगा? कमेंट बेस्ड। कौन सा आएगा? कमेंट। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट लिख दिया जाता है और आपको बोला जाता है इस पे क्या करो, इस पे कमेंट करो। जैसे लिखा हुआ है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज एग्रीमेंट्स, कमेंट। तो अब इस पे एक स्टेटमेंट, आपको पता है क्या लेगा? आपको लगा आंसर तो यही था, तो उसमें कमेंट किया गया। अरे उसमें आपको डिटेल पूछा उसके बारे में, तो वो स्टेटमेंट लिख दिया गया, उस पर कमेंट आपसे पूछा जाए। आर यू गेटिंग पॉइंट? जैसे एक पूछा गया नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, कमेंट, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना नहीं हो सकता, उसको कमेंट करो। तो हाँ एग्जैक्टली, तो वो पढ़ेंगे। तो कंसिडरेशन के बिना नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि जहां कंसिडरेशन नहीं भी होगा तभी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। तो विल डिस्कस लेटर ऑन। तीसरा, उसके बाद जो आते हैं वो आपका आएगा सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड का मतलब क्या है? आपके सामने एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लिखा होगा ए ने बी को गुड्स दिया, इस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे दिया, और फिर उसके बाद वो गुड्स क्या हुआ? डिफेक्टिव निकल गया। तो अब ये बताओ क्या बी उस केस में ए को गुड्स वापस कर सकता है? नहीं। और यदि कर सकता है तो वो कैसे करेगा? तो क्या ए गुड्स के लिए डैमेज के लेवल होगा या फिर नहीं? तो इसका आपके सामने एक सिचुएशन कोट कर दिया जाए। और एक्चुअली एग्जाम में 30 से 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन सा होता है? सिचुएशन बेस्ड। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सारे एलएलपी को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जितने भी चैप्टर्स ऑलमोस्ट सब में से आते हैं। एलएलपी में से चांसेस कम होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द पार्ट की मैं बात करूं तो सब में आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या आएगा? केस स्टडी बेस्ड। इसका मतलब क्या है? हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे और वो केस स्टडी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर होगा, और एग्जाम में भी एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, लेकिन बोला जाएगा कि इससे रिलेटेड कोई केस लॉ जो आपने पढ़ा है उस केस लॉ को क्या करो? एक्सप्लेन करो। तो उसमें क्या बोलेंगे? वो केस स्टडी बन जाएगा। तो वो आपका केस स्टडी वाला सेगमेंट है, और वो आपका अराउंड 10 to 15 मार्क्स के नियर बाय नॉर्मली हो सकता है, मैक्सिमम मैं बोलूं तो, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड ज्यादा होते हैं और केस स्टडी टाइप नॉर्मली कम होते हैं। अच्छा, एक और एलिमेंट होता है, नॉर्मली वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि पूरा जैसे लिखा होगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द टर्म ओवर देयर। जैसे बोला गया कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन। जिसका मतलब आपसे कंसिडरेशन का मतलब क्या है, उसके क्या क्या एक्सेप्शन है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, उसके कंडीशंस क्या क्या, ऑफर क्या होता है, उसके ऑफर के वैलिड कंडीशंस क्या है। तो ये क्या बन जाएगा? ये डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। जैसे बोला जाएगा क्या कंपनी क्या होता है और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जिसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो ये सब क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसके ऊपर होता है? ये, क्योंकि रीजन में ये वाले क्वेश्चन जब हम लोगों ने करना शुरू कर दिया तो क्या इमेजिन इंटर लेवल पे पूरा पेपर इसी के ऊपर बेस्ड होता है।
तो इसका मतलब इंटर की तैयारी तभी हो सकती है जब जिसको ये क्वेश्चन करना आ गया। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटर ऑल्सो ओवर देयर, और वो इंटर के लिए इन्हीं दो क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो आई होप ओवरऑल सिनेरियो समझ में आ गए। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक की वाइज, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो विल डिस्कस ओवर देयर। तो हम लोग नेक्स्ट में जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ऑल दो सेक्शन 1 मैंने आज पढ़ा दिया। तो नेक्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेक्शन कौन सा रहेगा, सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करेंगे, डेफिनेशन, और वो किस में आएगा, सेक्शन नंबर 2 में पढ़ने वाले। तो 5 डेफिनेशन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और पहले हम उसी 5 डेफिनेशन की बात करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, देन ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये 5 पहले डेफिनेशन है विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गॉट इट, समझ में आ गया। तो भाई आज का आप लोगों को ओवरऑल लेक्चर क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रेश लेक्चर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट क्लास से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने वाला है। सिंपल। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, जो इंट्रोडक्शन सेगमेंट था, वो आज यहाँ पे क्या होता है, दी एंड। तो ऑब्जेक्टिव इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था सो दैट कि आपको एक्ट प्रॉपर तरीके से समझ में। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल डिस्कस द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी सबने सेपरेट रजिस्टर बना लिया ना, तो सबको साथ में, और घर में नोटिंग का सिनेरियो मत रखना, क्लास में कर लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, स्क्रीन को अपने फोन के थ्रू कैप्चर कर लेते हैं और घर में फिर हम नोट करते हैं, तो फिर वो घर में कभी नोट होता ही नहीं है। तो इसलिए बेटर है क्लास में ही क्या करो, उसको नोट कर लेना। सिंपल। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।